का प्रतिनिधि जब जनता से संवाद करता है तो चाहे कितनी भी चुनौतियां हों, लोगों का हमारे तंत्र में, नेतृत्व में भरोसा बढ़ता है। मन की बात का नया संस्करण कुछ ऐसी ही सकारात्मकता का संदेश लेकर आया। वहीं दिन भर की दूसरी खबरों की बात करें तो कोरोना से जंग में कई उम्मीदों के दीपक टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं। क्या हैं वो, जानेंगे आज इसका अर्थ हमारे बुलेटिन में। साथ ही हमारी नजरें होंगी मौसम और दूसरी खास खबरों पर भी। मैं हूं प्रकाश दास और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दुश्मनों को दिया कड़ा संदेश। कहा, भारत दोस्ती निभाना जानता है लेकिन हमारी भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को देना जानता है आंख में आंख डालकर जवाब। लद्दाख में शहीद जवानों के शौर्य को किया सलाम। कहा, हमारी सीमा पर अपनी नजर गड़ाने वालों को भारत ने दिया है मुंहतोड़ जवाब। प्रधानमंत्री ने कहा, अनलॉक के दौर में कोरोना को हराने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर फोकस। लोकल के लिए वोकल अभियान में जन भागीदारी पर जोर। कहा, आपदाओं चुनौतियों पर हमने हमेशा जीत हासिल करने की। देश इसी साल नई ऊंचाइयों को छुएगा। मॉनसून में पर्यावरण की रक्षा के लिए पहल करने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी की अगुवाई में देश जीतेगा कोरोना और चीन के खिलाफ जंग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, ये कांग्रेस के लिए सोचने की बात है कि उनके नेता के बयान को चीन और पाकिस्तान आगे बढ़ा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सामुदायिक संक्रमण की स्थिति से किया इनकार। कहा, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और इलाज की सुविधाएं बढ़ाने से दिल्ली के हालात होंगे बेहतर। दिल्ली के लोगों को दिलाया भरोसा। कहा, खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं दिल्ली की चिंता। महाराष्ट्र सरकार ने कहा, राज्य में पूरी तरह खत्म नहीं होगा लॉकडाउन, चरणबद्ध तरीके से मिलेगी छूट। गुवाहाटी में 14 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन। कर्नाटक सरकार ने 5 जुलाई से हर रविवार को लॉकडाउन का किया ऐलान। मणिपुर में 15 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन। भारत में कोविड-19 की रिकवरी रेट बढ़कर हुई 58.56%। 1,97,000 सक्रिय मामले, 2 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले और 16,095 लोगों की गई जान। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार। 4,99,000 से अधिक लोगों की मौत। रविवार को 4 राज्यों में बीजेपी की जनसंवाद रैलियां। पश्चिम बंगाल में निर्मला सीतारमण, चंडीगढ़ में रविशंकर प्रसाद, मुंबई में स्मृति ईरानी और छत्तीसगढ़ में शिवराज सिंह चौहान ने की रैलियां। गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। चीन के मसले पर कांग्रेस पर साधा निशाना। मोदी सरकार की योजनाएं न लागू करने पर निर्मला सीतारमण ममता सरकार पर बरसी। देश के कई राज्यों में मानसून की जबरदस्त बौछार। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों और बिहार में बाढ़ के हालात। असम के 20 जिलों में बाढ़ के कारण 5,65,000 लोग प्रभावित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम और बिहार के मुख्यमंत्रियों से बात कर मदद का दिया भरोसा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर और बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश का जताया अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आकाशवाणी के अपने कार्यक्रम मन की बात में अपने संबोधन में खास तौर पर लद्दाख में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। उन्होंने कहा कि भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की सीमाओं पर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम में जनता से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को हमारे जवानों ने करारा जवाब दिया है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है
कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। वीर सैनिकों के बलिदान को नतमस्तक करते हुए प्रधानमंत्री ने वीर सपूतों के परिजनों के जज्बे को देश की ताकत बताया। आपने देखा होगा, जिनके बेटे शहीद हुए वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने में जन भागीदारी का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने लोकल के लिए वोकल बनकर देश को मजबूत करने की बात कही। साथियों, कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे, तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। गौरतलब है कि भारत का संकल्प अपने स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा है और लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत। भारत की परंपरा है भरोसा और मित्रता, तो वहीं भारत का भाव बंधुता। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हीं आदर्शों के साथ देश को आगे बढ़ते रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देश के समक्ष वर्ष 2020 में आए अनेक चुनौतियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भरोसा देते हुए कहा कि चुनौतियां आने से साल खराब नहीं होता, बल्कि इन चुनौतियों को अवसर में बदलने से विकास के नए रास्ते खुलते हैं। मन की बात कार्यक्रम में जनता से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक साथ आई अनेक चुनौतियों का जिक्र किया। कोरोना महामारी से लेकर देश के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर आए चक्रवाती तूफान तक, टिड्डी दल के हमले और भूकंप के झटकों से लेकर कुछ पड़ोसियों की नापाक हरकतों तक, प्रधानमंत्री ने तमाम मुद्दों पर जनता के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम ने कहा कि भारत ने हमेशा संकटों को सफलता की सीढ़ियों में परिवर्तित किया है। 2020 साल के विषय में लगातार हो रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतियां आने से कोई साल खराब नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में लॉकडाउन से बाहर निकल आने के बाद अनलॉक चरण में अंतरिक्ष, खनिज और कृषि क्षेत्र में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों से विकास के नए रास्ते खुले हैं। साथियों, अनलॉक के दौर में बहुत सी ऐसी चीजें भी अनलॉक हो रही हैं जिनमें भारत दशकों से बंधा हुआ था। वर्षों से हमारा माइनिंग सेक्टर लॉकडाउन में था। कॉमर्शियल ऑक्शन को मंजूरी देने के एक निर्णय ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। कुछ ही दिन पहले स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक सुधार किए गए। उन सुधारों के जरिए वर्षों से लॉकडाउन में जकड़े इस सेक्टर को आजादी मिली। इससे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को न केवल गति मिलेगी, बल्कि देश टेक्नोलॉजी में भी एडवांस बनेगा। अपने कृषि क्षेत्र को देखें तो इस सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें दशकों से लॉकडाउन में फंसी थी। इस सेक्टर को भी अब अनलॉक कर दिया गया है। इससे जहां एक तरफ किसानों को अपनी फसल कहीं पर भी, किसी को भी बेचने की आजादी मिली है, वहीं दूसरी तरफ
उन्हें अधिक ऋण मिलना भी सुनिश्चित हुआ है। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां हमारा देश इन सब संकटों के बीच ऐतिहासिक निर्णय लेकर विकास के नए रास्ते खोल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में भारत ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अदरक, हल्दी समेत दूसरे मसालों की मांग एशिया के अलावा अमेरिका तक बढ़ी है। कोरोना वायरस ने निश्चित रूप से हमारे जीवन जीने के तरीकों में बदलाव ला दिया है। मैं लंदन से प्रकाशित फाइनेंशियल टाइम्स में एक बहुत ही दिलचस्प लेख पढ़ रहा था। इसमें लिखा था कि कोरोना काल के दौरान अदरक, हल्दी समेत दूसरे मसालों की मांग एशिया के अलावा अमेरिका तक में भी बढ़ गई है। पूरी दुनिया का ध्यान इस समय अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर है और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली इन चीजों का संबंध हमारे देश से है। हमें इनकी खासियत विश्व के लोगों को ऐसी सहज और सरल भाषा में बतानी चाहिए जिससे वे आसानी से समझ सकें और हम एक हेल्दियर प्लेनेट बनाने में अपना योगदान दे सकें। इसके साथ ही पीएम ने आयुर्वेदिक औषधियों की खूबियों का भी जिक्र किया। मॉनसून के सीजन में कई बीमारियां भी आती हैं। कोरोना काल में हमें इनसे भी बचकर रहना है। आयुर्वेदिक औषधियां, काढ़ा, गर्म पानी, इन सब का इस्तेमाल करते रहिए, स्वस्थ रहिए। पीएम ने देशवासियों से गणेश चतुर्थी के अवसर पर इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियों को बनाने को कहा। प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की अपील करते हुए पीएम मोदी ने इस बार के मॉनसून में अधिक सतर्क रहने को कहा। बारिश के मौसम में प्रकृति भी जैसे खुद को रिजुवेनेट कर लेती है, मानव प्राकृतिक संसाधनों का जितना दोहन करता है, प्रकृति एक तरह से बारिश के समय उनकी भरपाई करती है, रिफिलिंग करती है। लेकिन ये रिफिलिंग तभी हो सकती है जब हम भी इसमें अपनी धरती माँ का साथ दें, अपना दायित्व निभाएं। हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा प्रयास प्रकृति को, पर्यावरण को बहुत मदद करता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि कोविड-19 के वक्त मिले वक्त का सदुपयोग बच्चों को अपने पारंपरिक रीति रिवाजों और खेलों की जानकारी देने में करें, ताकि बच्चे इन परंपराओं से वाकिफ हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम के इस अंक में प्रधानमंत्री ने घटनाओं और चुनौतियों की पृष्ठभूमि पर जनता को विश्वास दिलाया है। मन की बात अब पूरा देश ध्यान से सुनता है और आज तो घटनाओं के और चुनौतियों के पृष्ठभूमि पर उन्हें जनता को एक विश्वास दिलाया कि 2020 में नई चुनौतियां आई, अनेक संकट आए, लेकिन इसके लिए ये साल खराब नहीं होगा। ये वर्ष भी नई दिशा देगा भारत को और 130 करोड़ लोगों के जनसहभागिता से इन चुनौतियों को हम पार करेंगे और ये साल भी एक कामयाब साल बनाएंगे। तो ये विश्वास जगाना बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने उसके साथ जिस तरह से अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी, पीवी नरसिम्हा राव जी के जीवन पर भी उन्होंने बात की, तो और बाकी घर में कैसे समय बिताए इसके बारे में जो बताया, ये बेहद ही लोगों को अच्छा लगा है और इसलिए ये मन की बात एक महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन का आधार बना है। देश के मुखिया और देशवासी, इनका सीधा नाता इससे स्थापित हुआ है। और रेडियो पर रविवार को प्रसारित प्रधानमंत्री की मन की बात में अपने गांव के जिक्र से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के मीरेम गांव के लोग काफी खुश हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में इस गांव के लोगों की सराहना की। गांव वासियों ने राज्य के बाहर से आए लोगों के लिए अलग से क्वारंटीन हट और शौचालय बनाए हैं। खास बात यह है कि इन सुविधाओं का निर्माण इलाके में मौजूद स्थानीय संसाधनों से ही किया गया है और इसको बनाने में गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने सक्रिय रूप से भाग लिया।
प्रधानमंत्री मोदी जी का ये मन की बात सुन के हम लोग को बहुत खुशी लगा है। तो इसमें मेरे उनका क्वारंटाइन बनाने का कहानी भी मतलब उसने उठा दिया है यार रेडियो में। तो एक्चुअली हम लोग ये क्वारंटाइन को इसलिए बनाया है कि हम लोग का कोविड-19 जो है अभी जोरदार फैल गया है हम लोग का जगह में और ऑल इंडिया में भी। तो इसमें हम लोग बाहर से आने वाला लोग को रखने के लिए और बीमार वाला को भी रखने के लिए मतलब हम लोग बने हैं और इसको बीएससीओ और हम लोग का बस्ती वाला सब मिलके इसको शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सामने मौजूद चुनौतियों को लेकर साफ किया है कि देश कोरोना और चीन दोनों के खिलाफ जंग जीतेगा। वहीं अमित शाह ने दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाया और कहा कि खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं दिल्ली वालों की चिंता और हर पहल पर उनकी है नजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश को भरोसा दिलाया है कि कोरोना महामारी और चीन दोनों मसले पर पीएम मोदी के नेतृत्व में देश जंग जीतेगा। एक समाचार एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में गृह मंत्री ने कई मसलों पर बात की। उन्होंने देश के लोगों से कहा कि पीएम की हर मामले में नजर है और डरने की कोई बात नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दोनों जंग हम जीतेंगे और जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दोनों जंग जीतेंगे। अमित शाह ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि केंद्र सरकार भारत विरोधी प्रोपेगेंडा से निपटने में सक्षम है। हालांकि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर वो ऊंची राजनीति कर रहे हैं। वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो चीन और पाकिस्तान पसंद करता है। कोरोना के खिलाफ भारत सरकार ढंग से लड़ी है। मैं राहुल जी को एडवाइस नहीं दे सकता, उनको एडवाइस देने का काम उनकी पार्टी के नेताओं का है। और मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा कि कुछ वक्रदृष्टा लोग होते हैं, उनको सीधी बात भी वक्र दिखाई पड़ती है। जहां तक कोरोना की लड़ाई का सवाल है, भारत सरकार ने ये लड़ाई ढंग से लड़ी है। दिल्ली को कोरोना संकट से बाहर निकालने के लिए अमित शाह ने एक तरह से कमान संभाली है। ऐसे में उन्होंने महामारी से मुकाबले के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में विस्तार से ब्यौरा भी सामने रखा। उन्होंने दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाया कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में राजधानी अब बेहतर स्थिति में है। उन्होंने ये भी कहा कि खुद पीएम मोदी दिल्ली की चिंता करते हैं और वो उन्हें रोज जानकारी भी देते हैं। देश का प्रधानमंत्री आपकी हर चीज की चिंता कर रहा है, पल पल की जानकारी उनको मिल रही है, वो सामने से भी इसकी परीक्षा करें। इसलिए कृपया पैनिक में मत आइए और प्रधानमंत्री जी के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि दिल्ली को इस संकट से बाहर निकालना है। गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति नहीं आई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बयान पर गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली में ऐसे उपाय किए गए हैं जिससे 31 जुलाई तक यहां 5.5 लाख कोरोना पॉजिटिव होने की नौबत नहीं आएगी। अभी ये स्थिति दिल्ली में नहीं आई है। ऐसी स्थिति इसलिए दिखाई देती थी क्योंकि करे हुए टेस्टों में 30% पॉजिटिव आते थे, मगर वो इसलिए आते थे कि आप अंतिम समय में ही टेस्ट में ले जाते थे। अब जब हम 20,000 टेस्ट करने लगे तो ये स्थिति नहीं है। गृह मंत्री ने यह बताया कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट को लेकर पिछले 2 हफ्ते प्रभावी कदम उठाए गए हैं। फिर चाहे बात टेस्टिंग को 4.5 गुना बढ़ाना हो, चेन ऑफ कमांड को स्पष्ट करना हो, निजी अस्पतालों में इलाज की रेट घटाना हो, एनसीआर की रणनीति बनानी हो, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच समन्वय बढ़ाना हो, या फिर इलाज के लिए बेड की क्षमता को 10,000 से बढ़ाकर 30,000 करना हो। 30 जून तक हमने 30,000 बेड बन जाएंगे। रेलवे कोचेस के अंदर 8,000 बेड बने और 8,000 की तैयारी है, मगर मैं अभी 8,000 ही गिन रहा हूं। डीआरडीओ एक एक्सक्लूसिव कोविड अस्पताल बना रही है जिसमें 250 आईसीयू बेड भी होंगे, विथ वेंटिलेटर होंगे, वो अलग से बने हैं। और 10,000 का आईटीबीपी संचालित राधा स्वामी सत्संग न्यास के बड़े कैंपस के अंदर बारिश की सीजन को ध्यान में रखकर हमने बेड बनाए हैं, इसको आईटीबीपी संचालित करने वाली। करीब 45 मिनट के इंटरव्यू के दौरान गृह मंत्री ने दिल्ली को कोरोना संकट से मुक्त कराने का रास्ता दिखाया, तो साथ ही ये भी कहा कि राजधानी को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर काम कर रही है। सुधाकर दास के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और कोरोना के खिलाफ जारी देशव्यापी जंग में देश
अपनी पूरी शक्ति झोंक रहा है। कहीं कहीं लॉकडाउन फिर से लागू हो रहा है तो कहीं कहीं आर्थिक गतिविधियों को लेकर छूट भी बढ़ाई जा रही है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने साफ कहा है कि राज्य में लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं हटाया जाएगा। हालांकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से छूट प्रदान की जाएगी। मुंबई में चेंज द वायरस पहल के अच्छे परिणामों को देखते हुए अब इसे राज्य के दूसरे हिस्सों में भी लागू किया जाएगा। इस अभियान के तहत कोविड-19 रोगी के निकट संपर्क में आने वाले 15 लोगों को आवश्यक रूप से संस्थागत पृथकवास केंद्र में रखा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड को मात दे चुके राज्य के लोगों से एकजुट होकर अपना प्लाज्मा दान देने का आग्रह किया ताकि महामारी के खिलाफ मजबूती से लड़ा जा सके। मुंबई के ही धारावी इलाके में कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने के बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के प्रयास अब रंग ला रहे हैं। इन प्रयासों के तहत बेहद सक्रियता से संक्रमण को ट्रेस किया गया और संदिग्ध संक्रमितों की आक्रामकता से पहचान की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी इन प्रयासों की सराहना की है। यहाँ पे तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि घर में कैसे होम क्वारंटाइन करेंगे। एक रूम में अगर 10-15 लोग सो रहे होंगे, तो फिर हमने जितने भी स्कूल से, कॉलेजेस है, जितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है या फिर मैरिज हॉल है, होटल्स है, लॉजेस, सबको एक्वायर करना शुरू किया। दूसरे उपायों और मोबाइल वैन्स की मदद से धारावी में 14,970 लोगों की स्क्रीनिंग की गई और 4,76,775 लोगों का सर्वे बीएमसी के स्वास्थ्य कर्मियों ने किया, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। असम सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन का रास्ता चुना है। रविवार शाम 7 बजे से गुवाहाटी में 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। लॉकडाउन के दौरान शुरुआती दिनों में सब्जी और किराना की दुकानों को लेकर भी कई प्रतिबंध रहेंगे। वहीं तेलंगाना में हैदराबाद के सबसे बड़े थोक बाजार बेगम बाजार के दुकानदारों ने रविवार से 8 दिनों तक दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। यहां के कारोबारी संघ का कहना है कि एहतियाती कदम के तौर पर 28 जून से 5 जुलाई तक दुकानें बंद रखने का फैसला किया गया है। कर्नाटक में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अगले आदेश तक 5 जुलाई से हर रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके साथ ही रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जो 29 जून से लागू होगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 19 जून से 12 दिन का लॉकडाउन लागू है। नए आदेश में जरूरतमंद चीजों की अनुमति दी जाएगी। इसमें दूध, अस्पताल और अन्य फार्मेसियां शामिल हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 1 जुलाई से शॉपिंग मॉल खुलने जा रहे हैं, मगर मॉल प्रशासन को इसके लिए सख्त मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। हरियाणा सरकार पहले गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर राज्य भर में 7 जून से मॉल को फिर से खोलने की अनुमति दे चुकी है। इन दोनों जिलों में कोविड-19 के मामले अधिक हैं। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। तो कोविड के मामलों को लेकर लगातार आंकड़े आ रहे हैं और ये कुछ बताते भी हैं। जरा इनकी तरफ नजर डालते हैं, क्या कुछ सामने आ रहा है। तो हम देखेंगे खास तौर पर कि जो इस समय सक्रिय मामले हैं 2,03,000 से ज्यादा, और जो अब तक कुल स्वस्थ हुए हैं मरीज जो ठीक हुए हैं उनकी संख्या 3,09,000 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देख सकते हैं हम कि ये जो बढ़त है, ये जो बढ़त 1,06,000 से ज्यादा की है, ये अंतर ये पहली बार हुआ जब 1 लाख से ज्यादा का ये फर्क आया है। और इसके क्या मायने हम ये समझने की कोशिश करेंगे। और स्वस्थ होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या से 1 लाख से ज्यादा है ये संख्या। और ये अपने आप में इस समय एक ऐसी बात है, 1,06,661 से ज्यादा का अंतर है। तो ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा इस वक्त है जो कोविड से जंग चल रही है उसके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो। वहीं पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो पिछले 24 घंटों में 19,906 लगभग 20,000 के तहत मामले आए हैं। वहीं मरीज जो ठीक हुए हैं वो लगभग 14,000 ठीक हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 70% तक रिकवरी रेट है। ये भी लगातार बढ़ रहा है और ये भी एक ऐसा आंकड़ा है जिसकी तरफ हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रही है। वहीं अगर हम देखें कि कुल अभी तक जो संक्रमण का आंकड़ा हमारे देश में है 5 लाख से ज्यादा का आंकड़ा है। जो मरीज स्वस्थ हुए हैं 3,10,000 के आसपास के मामले हैं, यानी जो रिकवरी रेट है वो 58.56 यानी हम कह सकते हैं 60% के आसपास पहुंचती हुई दिख रही है, जो एक बहुत सकारात्मक बात इस वक्त है। इसके अलावा क्या हो रहा है कि 2.3 लाख
परीक्षण प्रतिदिन हो रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा परीक्षण हो रहे हैं। इसकी गति में तेजी आई है। अब तक कुल 82,27,802 नमूनों का परीक्षण हो चुका है। इतनी टेस्टिंग हो चुकी है। और एक और जबरदस्त बात है, वो है कि 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी रेट जो है राष्ट्रीय औसत है उससे बेहतर है। कहीं कहीं तो 70%, 74% तक रिकवरी रेट के कई राज्यों में है। इसके अलावा 1036 प्रयोगशालाओं में इस वक्त जांच का काम चल रहा है, जिसमें निजी और सरकारी और निजी लैब भी हैं। इसके अलावा 9,519 कोविड केयर सेंटर हैं, जहां पे लाखों बेडों की सुविधा है। इसके अलावा 24 घंटों में 410 लोगों की मौत भी हुई है। यह आंकड़ा भी बेहद दुखी कर देने वाला है। लेकिन 27 जून की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 2,948 नए मामले आए थे 24 घंटों के दौरान, और वहीं दिल्ली में 2,210 मरीज ठीक भी हुए थे, क्योंकि यह आंकड़े 27 जून के आंकड़े हैं। इसको लेकर नए आंकड़े आए हैं जो बताते हैं कि दिल्ली में 2,889 नए मामले आए पिछले 24 घंटों में, जो ताज़ा आंकड़ा है, और जो ठीक हुए हैं उसका आंकड़ा 3,306 है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखा रहा है कि लगातार जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो इस पूरे मसले को लेकर चौकस हैं, और इसलिए रिकवरी रेट बढ़ रही है। कई राज्यों में बहुत ज़्यादा बेहतरी से काम हो रहा है। हम इस मसले पर चर्चा करेंगे। रुक रहे हैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। What is a coronavirus?